नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं महेश कुमार बर्नवाल सर की किताब भारत का भूगोल, जिसमें कि हमने शुरू के 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और यह है 10वां चैप्टर जो कि भारत की कृषि। बहुत विस्तार से पढ़ रहे हैं और एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। लेकिन किसी भी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए जो अभी वर्तमान का ट्रेंड है या जिस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं परीक्षाओं में, उसमें एक एक लाइन एक बार पढ़ना और उसके बाद रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम शॉर्टकट की तरफ भागते हैं तो हम देखते हैं कि वो हमारे लिए हर्डल ही बन जाता है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं भारत की कृषि। कृषि हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है और दोस्तों न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था का बल्कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं का, चाहे वो विकसित अर्थव्यवस्था हो या फिर विकासशील, सभी की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो विकसित देश है वो आज भी कृषि पर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे होते। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है जो विभिन्न रूपों में भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा प्रदान करता है। भारतीय जीवन का आधार, रोजगार का प्रमुख स्रोत तथा विदेशी मुद्रा अर्जन का एक प्रमुख माध्यम होने के कारण कृषि को देश की आधारशिला कहा गया है। भारत का लगभग 54.6% कार्यबल जो होता है वर्क फोर्स, वो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संलग्न है। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि कार्य होता है। स्वतंत्रता के समय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 56.46% था, जो कि अभी घटकर कितना हो गया है 20.9, इवन 16% तक ही चला गया है। कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के सकल मूल्य वर्धन में पशुधन की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, फसल क्षेत्र में हिस्सेदारी कम हो रही है। वर्ष ये जो बताया है सकल योजित मूल्य, ये पहले का बताया हुआ है। अभी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वर्तमान वर्ष में तो ये जो GVA है वो अभी भी 18% के लगभग बना हुआ है और सकल घरेलू उत्पाद में अगर हम देखते हैं तो कृषि की भागीदारी लगभग 17% के आसपास है, ये 2025-26 के हिसाब से। तो देखिए पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर शुरुआत में तो ठीक ठाक था, लेकिन बाद में देखिए कम होता जाता है, क्योंकि कृषि की भागीदारी लगभग देखिए 1.6% रह गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो जो हम स्वतंत्रता के समय देखते हैं कि कृषि की भागीदारी लगभग 56.5% थी और वही अभी 2025-26 में यह आकर के लगभग 17.5% के आसपास ही रह गई है। तो कुल मिलाकर के कृषि की भागीदारी क्या हो रही है, घट ही रही है। तो अब देखते हैं भारत के 15 जलवायु प्रदेश कौन से हैं, कृषि जलवायु प्रदेश। इनको विभक्त किया गया है किस आधार पर, जो प्रदेश की भौतिक दशाएं हैं उसके साथ साथ जो अपनाई जा रही है कृषि की विधियां, उसके हिसाब से ये 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। कारक कौन कौन से, देखिए भौतिक कारक देखते हैं कि इसके अंतर्गत जलवायु की विभिन्न दशाओं जैसे कि वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी की उर्वरता, स्थलाकृतिक ढाल और भौगोलिक उच्चावच को शामिल किया गया है। वहीं संस्थागत कारक देखते हैं तो भूमि सुधार यानी कि बिचौलियों का अंत, चकबंदी, हदबंदी, काश्तकारी सुधार, जो कि पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने इकोनॉमी में कि चकबंदी, हदबंदी, काश्तकारी सुधार, लगान का नियम, काश्त अधिकार की सुरक्षा, काश्तकारों का भूमि पर मालिकाना हक, ये सब इसके अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त भूमि का पुनर्वितरण, पुराने भूमि संबंधों को समाप्त करना भी इसका लक्ष्य है। इन सभी समस्याओं की जड़ अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई जो शोषणकारी भूधारण पद्धतियां थी वो है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि हमारा जो भूमि सुधार है, भूमि सुधार ये क्या है, अत्यंत आवश्यक काम था। क्यों, इसके पहले देखिए हम जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवारी, ये सब जो है प्रक्रियाएं, जो व्यवस्थाएं थी मालगुजारी लेने की, वो चल रही थी। तो इससे क्या हुआ, सिर्फ किसानों का शोषण हुआ और अंग्रेजों को लाभ हुआ। और उसके बाद जब हम स्वतंत्र हुए तो हमको इसमें भूमि सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ी। हम देखते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े बहुत सारे क्षेत्र में और दूर दूर बिखरे हुए थे, तो हमें उस सभी को मिलाकर के एक चक में लाने की आवश्यकता पड़ी कि सभी को मिलाकर के एक चक लाएं और आवश्यकता से अधिक भूमि अगर किसी के पास है तो उसको पुनर्वितरण करें जो जरूरतमंद है उनके पास, और सभी काश्तकारों को अपना मालिकाना हक प्राप्त हो, अर्थात जो कृषि करने वाला व्यक्ति है वही मालिक भी हो अपने जमीन का। और संस्थागत कारक में इस तरीके से हम कुल मिलाकर के देख रहे हैं कि बिचौलियों का अंत, यानी कि जो मध्यस्थ हैं सीधे किसान ही टैक्स जमा करे, न कि जमींदार या फिर बीच में जो होते हैं। चकबंदी, हदबंदी, काश्तकारी, लगान का नियम, काश्त अधिकार सुरक्षा और इस तरीके से भूमि का पुनर्वितरण, पुराने भूमि संबंधों को समाप्त करना और शोषणकारी जो भू पद्धतियां थी इसको समाप्त करना इसका उद्देश्य हो गया। फिर संरचनात्मक कारक क्या होते हैं, इसके अंतर्गत कृषि में आधुनिकता एवं उत्पादन को बढ़ाने वाली जो तकनीकी उपकरण है, तकनीकी उपकरण में जैसे उच्च गुणवत्ता वाले बीज हो गए और उर्वरक हो गए और कृषि शोध पद्धतियां हैं, टेक्नोलॉजी है, ड्रोन वगैरह है जैसे, तो बीज, जैव उर्वरक, सिंचाई, ऊर्जा, मशीनीकरण, कीटनाशकों के साथ साथ कृषि विपणन, कृषि साख, पर्यावरण अनुकूलन कृषि प्रमुख है। भारतीय कृषि में हरित क्रांति की उपलब्धियां को दीर्घजीवी बनाने के लिए सतत अथवा हरित कृषि को प्राथमिकता दी जा रही है। तो सतत और हरित कृषि को तो 3 तरह के हो गए। देखिए भौतिक कारक, एक तो वर्षा, तापमान, आर्द्रता, इसको तो कोई बदल नहीं सकता।
संस्थागत कारक ये हम प्रयास कर ही रहे हैं और बहुत सारे भूमि से रिलेटेड अधिनियम भी बने हुए हैं भूमि सुधार के लिए, और संरचनात्मक कारक जिसमें कि उर्वरक, सिंचाई, बीज, ये सब है, तो ये शासन प्रयास कर रही है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रयास, बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है कृषि को गति देने के लिए। राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णयों एवं प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है कि जैसे हम एमएसपी प्राइस निर्धारित कर रहे हैं, तो अगर हम गेहूं, चावल या फिर मिलेट्स का अगर एमएसपी डिसाइड कर दें तो उसी हिसाब से जो है कृषक डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सी फसल लेनी है। और अगर बाजार में कुछ अप डाउन होता है तो शासन उसको क्या करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कम से कम खरीदी कर ही लेती है। तो बीमा साख की उपलब्धता है, वित्त है, ऋण प्रवाह है, आप ऋण जो है आसानी से शासन उसको प्रोवाइड करे। विपणन और भंडारण केंद्रों तथा अन्य आधारभूत कृषि संरचना विकास इसी पर आधारित होते हैं। तो जितना कि संरचनात्मक और संस्थागत प्रयास आवश्यक हैं, उतने ही राजनीतिक और प्रशासनिक प्रयास भी आवश्यक हैं। तकनीकी दक्षता देखिए, टेक्नोलॉजी के उसमें देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कुशल नहीं होते कृषक। कृषि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले जैसे कि किसान कॉल सेंटर, ग्रामीण ज्ञान केंद्र, ई चौपाल, कृषि उपज भंडारण, बागवानी एवं रोपण, ऊर्जा संरक्षण एवं कृषि प्रशिक्षण जैसे तकनीकों के माध्यम से कृषि उत्पादकता को नया आधार मिला है। शस्य गहनता क्या है? शस्य गहनता अथवा फसल गहनता का अर्थ होता है एक ही खेत में कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या। दूसरे शब्दों में कृषि योग्य भूमि पर एक वर्ष में जितनी बार फसल उगाई जाती है वह उस भूमि की शस्य गहनता कहलाती है। मतलब एक जमीन से आप कितनी बार फसल ले पाते हैं। तो शस्य गहनता प्राकृतिक दशाओं, सामाजिक, आर्थिक, संस्थागत कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। और इसका सूत्र क्या है कि वर्ष में कुल कृषित क्षेत्र डिवाइडेड बाई वर्ष में शुद्ध कुल कृषि क्षेत्र इंटू 100 यह है शस्य गहनता सूचकांक। मतलब एक कृषि वर्ष में एक ही खेत में उगाई गई फसलों की संख्या, मतलब कितनी बार हम उसमें उगा रहे हैं। तो इसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 43% भाग शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है और इसमें खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत आने में 65.6% भूमि है। कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से विश्व में 3 ही शीर्ष राष्ट्र हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और चीन, जो हमारे पास कृषि योग्य भूमि सबसे ज्यादा है। तो भूमि उपयोग नियोजन, भूमि संसाधन के इष्टतम प्रयोग के लिए 1988 में राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के भूमि उपयोग का विस्तृत एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना था। सस्यन प्रणाली क्या होता है? यह एक स्थान विशिष्ट प्रणाली होती है जो कि वातावरण के बदलने से परिवर्तित हो जाती है। तथा फसल उत्पादन के सभी अवयवों तथा इनके आपसी संबंध और वातावरण के साथ सामंजस्य होना ही सस्यन प्रणाली कहलाता है। तो सभी संसाधन जैसे कि भूमि है, जल है, सौर विकिरण है, इन सभी का समुचित प्रयोग हो सके। फसल चक्र देखिए, फसल चक्र क्या है? किसी भी निश्चित क्षेत्र में, पर्टिकुलर ये क्षेत्र है, कोई खेत है, एक निश्चित अवधि के लिए, मान लीजिए एक साल में अंतर्गत फसलों को ऐसे क्रम में उगाया जाना जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति का न्यूनतम ह्रास हो, फसल चक्र कहलाता है। तो उर्वरा शक्ति का क्या होना चाहिए? मिनिमम ह्रास। फसल चक्र के निर्धारण में ध्यान रखा जाता है कि कम गहरी वाली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलें उगानी चाहिए, जैसे कि अरहर के बाद क्या? गेहूं। दलहनी फसलों के बाद गैर दलहनी फसलें। तो अधिक खाद एवं पानी की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम खाद और पानी वाली आवश्यकता वाली फसलों की खेती करनी चाहिए। इससे क्या होगा? मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, रोग, कीट, खरपतवार के नियंत्रण में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। मतलब एक ही जमीन है, उतनी ही सिंचाई क्षमता है और उतने ही हमारे पास मानव संसाधन है। तो इस प्रकार से हम जो शस्य प्रतिरूप के आधार पर देश में 3 प्रकार की कृषि पाई जाती है, एक फसली, 2 फसली और बहुफसली। तो फसल चक्र की सघनता ज्ञात करने के लिए देखिए सूत्र दिया हुआ है कि फसल चक्र सघनता, फसल चक्र में फसलों की संख्या और फसल चक्र के वर्ष। तो एक वर्षीय में देखिए चरी, बरसीम, धान, गेहूं, मूंग, तिंडा, आलू, मूली, करेला है। द्विवर्षीय में कपास, मटर, पड़ती, गेहूं, चरी, गेहूं, कम चरी, मटर। हरी खाद 3 वर्षीय में हरी खाद, आलू, गन्ना, मूंगफली, अरहर, गन्ना, मूंग, गेहूं। तो देश के विभिन्न भागों में पारिस्थितिकी भिन्नता होने के कारण भिन्न भिन्न फसल चक्र अपनाए जाते हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, धान, गेहूं आदि, जिनकी की पादप पोषक तत्व एवं आवश्यकता फसलों की उत्पादकता अधिक है। इस कारण उर्वरता एवं उत्पादकता इस सघन कृषि पद्धति से घटती जा रही है। अतः एक पादप पोषक तत्व प्रबंधन को अपनाना आवश्यक है। तो देखिए खरीफ में 50% एनपीके, मतलब कि जो एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, रासायनिक मतलब पोटास, रासायनिक तत्व जीवाश्म से 50% एनपीके उर्वरक दिए जाने चाहिए। फसलों के वर्गीकरण में हम देखते हैं कि रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, इस तरीके से इसका जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। रबी की फसल में अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाएगी और अप्रैल मई में से काट लिया जाएगा। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई आदि की कृषि की जाती है। खरीफ की फसल देखें तो यह वर्षा काल की फसल है जिसमें कि जून जुलाई में इसको बुआई की जाती है और सितंबर अक्टूबर तक काट लिया जाता है।
चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, कपास, पटसन, तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया ये सब की कृषि की जाती है। जायद की फसल देखते हैं तो रबी और खरीफ के मध्यवर्ती यानी कि मार्च में इसको बोया जाएगा, जून तक काट लिया जाएगा। इसमें सिंचाई के माध्यम से सब्जी जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी, खीरा, करेला आदि की कृषि की जाती है। मूंग, उड़द और कुल्थी जैसे दलहन फसलें भी इस समय उगाई जाती है। तो भारत का कृषि वर्ष देखा जाए तो 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें तो ग्रेमिनी कुल के जो पौधे होते हैं उनको हमारे यहाँ खाने के लिए उगाया जाता है। तो प्रमुख खाद्यान्न में जो है गेहूँ, धान, जौ, मोटे अनाज, मक्का, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ और लघु खाद्यान्न में मड़ुआ, रागी, कोदो, कुटकी, चना यह सबको शामिल किया गया है। भारत में कृषि प्रदेश देखा जाए तो इसमें डायग्राम में जो मैप में बताया गया है कि धान, जूट और चाय जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा है, देखिए इधर 1 नंबर पे जो दिया हुआ है, यहाँ इस वाले एरिया में ये होता है, यहाँ से लेके ये पूरा चावल धान वाला है एरिया। सेकंड में देखिए गेहूँ, चना, गन्ना, ये वाला हिस्सा जो है गेहूँ, चना, गन्ना वाला है। मोटे अनाज ये पूरा राजस्थान वाला एरिया मोटा अनाज है। कपास, तिलहन और मोटे अनाज, तिलहन ये वाला हिस्सा है। और फल देखिए ऊपर वाला जो हिमालय प्रदेश है, जम्मू कश्मीर वाला, लद्दाख वाला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुछ हिस्सा, ये सब यहाँ पे देखिए। चावल के लिए ये भी है, धान के लिए भी। तो जहाँ जहाँ डेल्टाई प्रदेश है, पानी की उपलब्धता है, मैदानी एरिया है, वहाँ पे चावल की खेती, धान की खेती जो है काफ़ी की जा रही है। तो चावल जो है उष्णकटिबंधीय फसल है और मानसूनी जलवायु में ये अच्छे से हो जाता है। प्रमुख खाद्यान्न फसल है। गर्म और आर्द्र जलवायु होने के कारण हमारे क्षेत्र में सकल जो बोई गई भूमि है उसका 30% जो है इसके अंतर्गत, यहाँ पे खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र में 47 भाग में चावल की कृषि की जाती है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र हमारे यहाँ भारत में ही है, जबकि उत्पादन में देखा जाए तो चीन के बाद हमारा दूसरा स्थान है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत में चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। और चावल की भौगोलिक दशाएं देख लीजिए क्या क्या है। चिकनी उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, गर्म जलवायु चाहिए, 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होना चाहिए। प्रारंभ में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, बाद में 27 डिग्री सेल्सियस। भारत में चावल की 3 फसलें जो है, अमन मतलब शीतकालीन है, ओस शरतकालीन और बोरो ग्रीष्मकालीन उगाई जाती है। तो शीतकाल में अमन है, ओस शरतकालीन में है, ओस वैसे भी शरतकाल में गिरता है, और बोरो ग्रीष्मकाल में छुट्टियां होती हैं तो इंसान बोर हो जाता है। और शीतकाल चल रहा है मतलब शांति, अमन चल रहा है, अभी युद्ध की बात नहीं है, तो अमन को शीतकालीन से, ओस को शरतकालीन से और बोरो को ग्रीष्मकालीन से रिलेट कर सकते हैं। देश में सबसे अधिक अमन का उत्पादन होता है, जो कि जून से अगस्त तक बोकर नवंबर से जनवरी तक काट ली जाती है। यहाँ विभिन्न राज्यों में उगाए जाने वाली चावल की कुछ विशेष किस्में सांबा, कुरवई, कामिनी, काला जीरा, गोविंद भोग, जरी साल, बासमती राइस, ये सब के बारे में दिया हुआ है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं, ओस, अमन और बोरो। कृषि निदेशालय के द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति क्या थी? जया। वैसे भी जया बच्चन की हाइट थोड़ी कम है, तो बौनी प्रजाति क्या थी? जया। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में है, कटक उड़ीसा। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। वर्तमान में चावल की अधिक उपज देने वाली जो फसलें विकसित की गई हैं उसमें देखिए IR करके बहुत सारा है, IR8 है, IR20 है, साकेत, सरजू, मासूरी, गोविंद, पूसा 221, पूसा 33, गौरी, श्वेता, चिंगम, धनु, RH204, साबरमती, रत्ना, कावेरी, पद्मा, अन्नपूर्णा, हमसा, बाला, तेला हमसा, किरण, ये सब जो है N22 कीटरोधी किस्में हैं। अच्छा, IET 144 बाला और N22 कीटरोधी फसलें हैं। कभी कभी आ जाता है कि इसमें से चावल की किस्में कौन सी हैं और उसकी गेहूं की किस्में कौन सी हैं। तो वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन यानी कि आनुवंशिक परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए चावल का विकास किया। इस चावल का नाम गोल्डन राइस रखा गया है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। देश में चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन अभी विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। मतलब क्षेत्र तो हम बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हमारी उतनी ज़्यादा नहीं है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो 10,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पे हैं। अब देखते हैं गेहूं। यह ग्रेमिनी कुल का पौधा है। विश्व में गेहूं का उत्पादन चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान। इसको थोड़ा अपडेट कर लेना पड़ेगा।
कि अभी की स्थिति में गेहूं का क्या है, ये करंट वाली बुक में आ जाएगा, कवर हो जाएगा। चावल के बाद यह देश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 10% और कुल बोए गए क्षेत्र का 13% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देखिए, गेहूं के बारे में भी बताया गया है कि उच्च उत्पादकता वाली बात है कि हरित क्रांति जब हुई तो हमारी जो भौगोलिक दशाएं थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। बाद में जो है सिंचाई के माध्यम से और जो उर्वरक हैं, अच्छे बीज, उन्नत किस्म के माध्यम से हमने उत्पादन बढ़ाने का काफ़ी कुछ प्रयास किया। क्योंकि गेहूं में देखा जाए तो प्रोटीन भी देखिए 8 से 15% होता है, कार्बोहाइड्रेट 65 से 70% होता है, वसा, खनिज सब पाए जाते हैं, ग्लूटीन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। तो प्रमुख उत्पादक राज्यों में तो यही है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। गेहूं की प्रमुख किस्मों के बारे में बताया गया है कि प्रताप, अर्जुन, जनक, कल्याण, सोना, गिरिजा, VL, HI, NW, MP, HS, पूसा, बेकर नामक गेहूं की नई प्रजाति विकसित की गई है। बिस्कुट के लिए विकसित यह किस्म यूरोपीय देशों के द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। तो गेहूं के बारे में है। फिर जौ में बताया गया है कि जौ भी एक क्या है, महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जिसको मिलेट्स या फिर मोटे अनाजों में लिया जाता है। और ये अक्सर देखते हैं कि शुष्क और बलुई मिट्टी में होता है, जहाँ पे कम वर्षा होती है, 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आदि भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए। तो सबसे प्रमुख राज्य इसमें यूपी बताया गया है जौ के लिए। फिर हमको फिर भी इसमें करंट से अपडेट कर लेना है। ज्वार भी देखिए मोटा अनाज है जिसमें कृषि सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में बिना सिंचाई के की जाती है। इसके लिए उपजाऊ जलोढ़ और चिकनी मिट्टी काफ़ी उपयुक्त होती है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसमें टेम्परेचर होना चाहिए। और ज्वार की फसल भारत के अधिकांश राज्यों में खरीफ की फसल है। देश में ज्वार का 3/4 से अधिक क्षेत्र जो है मात्र 3 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान में विस्तृत है। आगे देखते हैं बाजरा। बाजरे की गणना भी मोटे अनाजों में की जाती है जो कि ज्वार से भी अधिक शुष्क दशाओं में पैदा किया जाता है। आवश्यक इसकी भौगोलिक दशाएं देखें तो बलुई मिट्टी होनी चाहिए, 50 से 70 सेंटीमीटर तक की वर्षा होनी चाहिए और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए। मक्का यानी कि मेज, मक्के की उत्पत्ति पॉई कॉर्न से हुई है। यह एक उभयलिंगी पौधा होता है जो भारत में अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्रों में मक्के का प्रमुख रूप से खाद्यान्न के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके लिए भौगोलिक दशाएं कैसी हैं तो गर्मी का लंबा मौसम होना चाहिए, साफ आकाश और अच्छी वर्षा, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। अन्य धान फसलों की अपेक्षा इसमें स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है और देश में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। इसको भी हमको अपडेट करना होगा स्टेट वाइज। तिलहन में देखते हैं तो तिलहन जो है अनउपजाऊ मिट्टी, वर्षा की कमी वाले क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। सरसों जो है रबी की प्रमुख फसल है। मूंगफली की कृषि खरीफ के समय की जाती है और तिलहनों के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है। सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी, सोयाबीन, नारियल तेल राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु इसमें प्रमुख राज्य हैं उत्पादन करने वाले। दालें देखते हैं तो दालें शाकाहारी भोजन पसंद करने वाली जनसंख्या में प्रोटीन प्राप्ति का एक प्रमुख स्रोत है, क्योंकि हमारा जो देश है इसमें बहुत सारे शाकाहारी भोजन पसंद करने वाले लोग हैं। तो रबी, खरीफ, जायद तीनों फसलों के अंतर्गत दाल की कृषि की जाती है और दलहनों में राजस्थान एक प्रमुख अग्रणी राज्य है। यह फलीदार पौधा होता है, इसलिए दालों में नाइट्रोजनी तत्वों की आपूर्ति करते हैं, इससे उर्वरता क्षमता बढ़ती है। यहाँ देखिए लिस्ट में दिया हुआ है किस तरह की मिट्टी कहाँ यूज होती है। तो धान के लिए जो इंडो चाइना स्थान है, यहाँ उष्ण आर्द्र जलवायु है, 20 से 27 डिग्री सेल्सियस और 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है। चिकनी और जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है इसमें। मक्का में देखिए मध्य अमेरिका इसका मूल स्थान है। उपोष्ण कटिबंधीय होना चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, 60 से 120 सेंटीमीटर और ये दोमट। ज्वार भारत उष्ण कटिबंधीय, इसमें भी 27 से 32, अक्सर देखिए ये 22 से 30 के बीच में टेम्परेचर रेंज कर रहा है। 30 से 100 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा और दोमट मिट्टी में होता है। बाजरा अफ्रीका का है और मूल स्थान उष्ण कटिबंधीय है, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, 37 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, बलुई दोमट में होता है। गेहूं और जौ में तो मध्य एशिया है, समशीतोष्ण, इसमें टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए, 15 से 25, वर्षा 50 से 75, दोमट में होता है। जौ में चीन देखिए समशीतोष्ण, 15 से 21 डिग्री सेल्सियस, 60 सेंटीमीटर वर्षा, बलुई दोमट मिट्टी में। तो आवश्यक भौगोलिक दशाओं में टेम्परेचर, वर्षा और जलवायु का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके साथ साथ मिट्टी, किस तरह की मिट्टी होगी। गन्ना देखिए, गन्ना का जन्म भारत में ही हुआ है, ब्राजील के बाद द्वितीय स्थान है हमारे उत्पादन में है और विश्व का लगभग 40% गन्ना हमारे यहाँ उत्पादन इसका किया जाता है। 20 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 100 से 200 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा इसमें आवश्यक है। अभी के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देख रहे हैं कि एथेनॉल का उत्पादन, एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात चल रही है, तो मे बी कि गन्ना एक इम्पॉर्टेंट विषय हो सकता है क्योंकि गन्ने का जन्म भारत में है
दूसरी चीज़ ये है कि 1 वर्ष का समय लगता है इसको पूरा तैयार होने में। उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय फसल होने के कारण 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का औसत वार्षिक तापमान, 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा प्रयुक्त होती है। वर्षा का अभाव काफी लाभदायक होता है क्योंकि शर्करा की मात्रा में वृद्धि होती है। तो 90.2% क्षेत्र भारत में गन्ने का लगभग सिंचित क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु प्रमुख उत्पादक राज्य हैं और उत्तर प्रदेश अकेले ही 45% गन्ने का उत्पादन करता है। तो इसमें गन्ने को हमें अपडेट भी कर लेना राज्य के हिसाब से और इसकी जो प्रमुख दशाएं हैं उसको याद रखना है, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात चल रही है। ऐसे में गन्ना और शर्करा का उत्पादन काफ़ी प्रमुख विषय हो जाता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। चाय देखिए, चाय वर्तमान में भारत की प्रमुख पेय फसल है और इसकी भौगोलिक दशाएं देखा जाए तो 150 से 250 सेंटीमीटर। देखिए, पेय फसल के बारे में जब भी आता है, मतलब पीने योग्य फसल कौन कौन सी है, तो शुगर केन को भी माना जा सकता है, क्योंकि अभी इसके तो काफ़ी रूप हैं। चीनी बनने से पहले ये पेय फसल के रूप में ही प्रयुक्त होता है। चाय मेन कहा जाएगा क्योंकि यह पेय फसल है और इसमें देखिए भौगोलिक दशाएं क्या है, 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 24 से 30 डिग्री सेल्सियस का उच्च तापमान, हरी एवं गंधक युक्त मिट्टी होनी चाहिए। यह श्रम प्रधान कृषि है, इसमें सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है क्योंकि पत्ती की चुनाई की आवश्यकता होती है। जलप्रिय पौधा होने के कारण इस जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए, इसके कारण इसकी खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। ठंडी हवा, पाला चाय की कृषि के लिए हानिकारक हो सकता है। देश में चाय के उत्पादन में असम का प्रथम स्थान है। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, सुरमा नदी की घाटी में चाय की उन्नत कृषि की जाती है। असम में देश के कुल चाय उत्पादन का लगभग 50% भाग प्राप्त होता है। तमिलनाडु चाय उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र पर्वतीय ढालों पर भी चाय की कृषि की जाती है। विश्व में चाय उत्पादन का देखा जाए तो भारत का चीन के पश्चात दूसरा स्थान है और प्रति व्यक्ति चाय खपत के संदर्भ में तुर्की जो है वो शीर्ष स्थान पे है। वहाँ चाय की खपत बहुत ज़्यादा होती है। अंतर्राष्ट्रीय चाय उत्पादक मंच का गठन किया गया है। इसमें भारत के अतिरिक्त केन्या, श्रीलंका, इंडोनेशिया, रवांडा, मलावी, ईरान और चीन शामिल है। इसका प्रमुख मुख्यालय कहाँ है, तो कोलंबो में है। श्रीलंका का चाय काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कहवा देखिए, कहवा विश्व के कुल कहवा उत्पादन का मात्र 3% ही उत्पादन भारत में किया जाता है, लेकिन स्वाद उत्तम के होने के कारण यहाँ का मांग विदेशों में है। अनुकूल भौगोलिक दशाएं क्या है, देखिए 15 से 18 डिग्री सेल्सियस, जबकि चाय के लिए हमको थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए था। ये चीज़ ध्यान देने योग्य है, क्योंकि चाय के लिए देखेंगे तो हमको 24 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता थी, वहीं यह 15 से 18, मतलब इसके लिए हमको टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए, इसलिए पहाड़ों थोड़े ठंडे क्षेत्र में ये होता है। औसत वार्षिक वर्षा देखेंगे तो 150 से 250 सेम है, चाय जैसा ही 150 से 250 सेंटीमीटर। औसत वार्षिक वर्षा पर्वतीय, दोमट और लावा निर्मित मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। पर्वतीय मिट्टी चाहिए, दोमट अथवा लावा, मतलब ये जो हमारा बेसाल्ट वाला एरिया है, लावा निर्मित मिट्टी। 2 किस्म का कहवा यहाँ पे देखिए, अरेबिकन कॉफ़ी और रोबस्टा कॉफ़ी। अरेबिका कॉफ़ी और रोबस्टा कॉफ़ी। अरेबिका कॉफ़ी देश के कुल कॉफ़ी का फसल क्षेत्र का 60% में सबसे ज़्यादा क्या होता है, अरेबिका कॉफ़ी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में उगाई जाती है, जबकि 40% क्या है, रोबस्टा कहवा की कृषि की जाती है। कहवा की खेती जो है दक्षिण भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, ढलान है, ऊंचाई पर है ना, वहाँ पे इसकी खेती की जाती है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु सर्वाधिक कहवा उत्पादन करने वाले राज्य हैं। कपास देखिए, मालवेसी कुल का पौधा है। विश्व में हमको पता है काली मिट्टी में होता है। काली मिट्टी यानी कि ये हमारा जो गुजरात वाला एरिया है, फिर नीचे थोड़ा सा पोर्शन जो है महाराष्ट्र का हो गया। पूरा एक डायग्राम ही बना हुआ था जिसमें कि एरिया बताया हुआ है मैप में। तो कपास में मालवेसी कुल का ये पौधा होता है। देसी कपास अर्थात गॉसिपियम अरोबियम, अर्बोरियम एवं गाहबेरियम है। अमेरिकन कपास अर्थात गाहिर और बार मेंडस। प्रायद्वीपीय पठार लावा निर्मित काली मिट्टी में सर्वाधिक होता है। इसके लिए टेम्परेचर देखिए, कभी कभी दशाएं पूछ लेता है। 20 डिग्री से 30 डिग्री तक का उच्च तापमान चाहिए। 200 दिन का पाला रहित, ओला रहित अवधि, स्वच्छ आकाश, तेज चमकदार धूप और 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यहाँ ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं है। लाल और काली मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सस्ता श्रम भी कपास की आवश्यकता है। कपास की कृषि की आवश्यकता है। कपास क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान मिलकर 60% से भी अधिक कपास का उत्पादन करते हैं। पंजाब तथा कर्नाटक आदि कपास के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं। इसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। श्वेत स्वर्ण यानी कि व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। जूट देखेंगे तो यह एक रेशेदार फसल है जिसमें कि बोरे, रस्सियाँ, कालीन, कपड़े इत्यादि बनाए जाते हैं। जूट की उत्तम कृषि के लिए टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, पानी भी ज़्यादा चाहिए। देखिए 250 से 300 डिग्री सेल्सियस का उच्च तापमान
जूट की कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। 100 से 200 सेंटीमीटर या अधिक औसत वार्षिक वर्षा, दोमट नदियों की कछारी मिट्टी, सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। इसके तैयार होने में कितना लगता है? 10 से 11 माह लगता है। तो भारत में जूट की औसत उत्पादकता 2000 से 2100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक और बिहार में सबसे कम है औसत उपज। जूट की बुआई का 90% क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय में है, क्योंकि हमको पता है यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे बारिश भी 100 से 200 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए। तो ये है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा के तराई भागों में भी इसकी खेती की जाती है। तो केवल पश्चिम बंगाल ना देखा जाए तो पूरे देश का 80% तो जूट यहीं होता है। बाकी तो बांग्लादेश में चला गया। बांग्लादेश भी जूट का एक अग्रणी उत्पादक देश है। और बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा अन्य प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं। रबर देखते हैं। रबर का जो जन्म है वो ब्राजील में हुआ है और यह उष्णकटिबंधीय पौधा है। वृक्ष का जो दूध होता है लेटेक्स, इससे रबर प्राप्त होता है। तो केरल में पेरियार नदी के किनारे इसके वृक्ष लगाए गए। रबर का उत्पादन के लिए उत्तम कृषि देखिए, औसत तापमान वही जो साउथ में होता है 25 से 32 डिग्री सेल्सियस, उच्च तापमान, अधिकतम वर्षा, लाल लेटेराइट चिकनी मिट्टी होनी चाहिए और दोमट मिट्टी तथा अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। दक्षिण भारत में इसके सबसे उपयुक्त दशाएं मिलती हैं। 2020 में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में भारत का चौथा स्थान था। अभी का देखना पड़ेगा रबड़ के उत्पादन की क्या स्थिति है। प्रमुख राज्य देखें तो केरल, त्रिपुरा और कर्नाटक है। केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, अंडमान निकोबार में भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है। तंबाकू देखिए, यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके औसतन 15 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान, 15 से 38, 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को रचाई कहते हैं। इसमें वांछित रंग, गंध, लचक आदि गुणों का विकास होता है। और भारत में तंबाकू उत्पादन के लिए 3 देखिए, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक है और भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा तंबाकू निर्यातक भी है और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता राष्ट्र भी है। ये इसको करंट से थोड़ा अपडेट करना होगा हमको, अभी की स्थिति में क्या है। नारियल देखिए, नारियल का उष्ण कटिबंधीय जलवायु पौधा है। ये 20 से 25 डिग्री सेल्सियस मतलब कि औसतन जो टेम्परेचर होना चाहिए जो साउथ इंडिया में होता है। फिर 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, पाला और सूखा रहित तटीय जलवायु, बलुई दोमट से हल्की रेगड़ मिट्टियों की आवश्यकता होती है। इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टियों और पहाड़ी ढालों के सहारे 800 से 1000 मीटर की ऊंचाई तक भी उगाया जा सकता है। तो पहाड़ी ढालों पे भी और ऊंचाई पे भी उगाया जा सकता है। तो नारियल की से प्राप्त गरी से क्या होता है? तेल मिलता है हमको, साबुन बनाने के लिए कच्चा माल मिलता है, तेल, साबुन, वनस्पति घी। भारत इंडोनेशिया के बाद विश्व में नारियल का दूसरा, अभी देखिए इसको करंट ये अपडेटेड है क्योंकि नारियल उत्पादन में भारत क्या है, पहला हो चुका है 2026 के हिसाब से। नारियल उत्पादन में पहला, ये हम लोग प्रतियोगिता दर्पण में पढ़े थे। तो देश के 3 राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में नारियल का लगभग 83.2% फसल उत्पादन किया जाता है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। अब यहाँ देखते हैं प्रमुख कृषि संस्थान, जिसमें कि राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड, मत्स्य का कहाँ से है? हैदराबाद। इसको याद भी करना होगा, सिर्फ पढ़ना नहीं है, याद भी करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद अवस्थिति है। राष्ट्रीय चावल वाला हमने कटक पहले भी देखा था, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद, ये हमको पता अमूल वाला, अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है। तो अमूल दूध से इसको रिलेट कर लेना है। डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड आनंद कहाँ है? गुजरात में। कटक चावल याद रखना है, मत्स्य वाला हैदराबाद याद रखना है, मछली हैदराबाद वाले लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं मछली, इसलिए इसको याद रखना है। भारतीय डेयरी अनुसंधान करनाल, हरियाणा। डेयरी अनुसंधान कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। गन्ना प्रजनन संस्थान, अब गन्ना से हमको यूपी की याद आती है, लेकिन कोयम्बटूर देखिए, कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान, कुर्ग, कर्नाटक, ठीक है, कुर्ग, क्योंकि कॉफी कहाँ हो रहा था? जो लावा वाली मिट्टी होती है प्रायद्वीपीय पठार में, तो कुर्ग हो जाएगा कॉफी का। कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुर। अब ये कॉफी वाले 2 हो गए, एक है केंद्रीय कॉफी, सेंट्रल जो है, तो सी से सेंट्रल, सी से मतलब क से केंद्रीय, क से कुर्ग, और केवल कॉफी अनुसंधान है तो चिकमंगलुर है। जूट का बैरकपुर में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में। उर्वरक फर्टिलाइजर, एफ से फर्टिलाइजर, एफ से फरीदाबाद में फर्टिलाइजर। टिड्डी चेतावनी केंद्र देखिए, टिड्डी किधर से आते हैं? उधर पाकिस्तान तरफ से आते हैं, हमला करते हैं। तो बॉर्डर वाला एरिया है, तो हमको याद रखना है कि जो हमारा बॉर्डर वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये जोधपुर
जोधपुर राजस्थान, ठीक है, जोधपुर राजस्थान, ये हमको याद रखना पड़ेगा। फिर आते हैं कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद। अब फरीदाबाद में फर्टिलाइजर था, तो फर्टिलाइजर के बाद अच्छे से उत्पादन हो गया, तो विपणन और निरीक्षण निदेशालय भी फरीदाबाद में ही है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण कहाँ है? हैदराबाद में है। अब देखते हैं प्रमुख कृषि बोर्ड। बोर्ड कहाँ कहाँ है? कॉफी बोर्ड हमने देखा कि प्रायद्वीपीय वो लावा वाला जो क्षेत्र था, मिट्टी वहाँ पे ज्यादा होता है, तो इसलिए कॉफी बोर्ड को हम बंगलुरु के लोग क्या थोड़ा मॉडर्न है, कॉफी पीते हैं, तो कॉफी बोर्ड हमारा बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड देखते हैं तो ये कोट्टायम केरल, रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में है। चाय बोर्ड कहाँ है? कोलकाता वेस्ट बंगाल। चाय पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। रबर जो है आपका केरल हमने देखा कि अग्रणी राज्य है, तो कोट्टायम में। तंबाकू आंध्र प्रदेश गुंटूर। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल फेमस है। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड देखा जाए दिल्ली में है। अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में है। मांस और कुक्कुट प्रसंस्करण दिल्ली में। तो दिल्ली वाला क्या है? मांस, मछली, कुक्कुट, ये सबसे रिलेटेड जो है ना सब दिल्ली में है। अंगूर देखेंगे तो पुणे में है, पुणे में महाराष्ट्र में। अंगूर को थोड़ा रिलेट कर लीजिए बॉलीवुड से, तो ये पुणे याद हो जाएगा, मतलब मुंबई में तो नहीं है लेकिन फिर ये पुणे। मसाला बोर्ड कोच्चि पता है केरल में सर्वाधिक उत्पादन होता है। चाय कोलकाता वेस्ट बंगाल है। तंबाकू गुंटूर आंध्र प्रदेश। प्रमुख कृषि संगठन देखेंगे तो भारतीय दलहन अनुसंधान, बहुत बार प्रश्न में पूछा है, प्रीलिम्स में फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये। तो इसमें देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। कानपुर में। दाल लोग कहाँ खाते हैं ज्यादा? दाल कान कानपुर में है। कीट प्रबंधन नई दिल्ली में है। कीटों का प्रबंधन सेंटर से करना पड़ेगा, राजधानी से, कि पूरे देश में ही फैल ना जाए, तो कीट प्रबंधन नई दिल्ली में है। चावल अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है, फिलीपींस में है। हमारे देश का पूछेगा तो कटक में है। अर्धशुष्क क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान, अर्धशुष्क हैदराबाद में पहले मत्स्य वाला पढ़ चुके हैं और कुछ पौधों से रिलेटेड पढ़े थे। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अलेप्पी में है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको। अन्य संस्थान देखते हैं, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। तो जब हम कृषि का विक्रय करेंगे तो हमारी जय होगी, जय, क्योंकि विकसित हो या विकासशील सभी देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन है? कृषि। केंद्रीय चारा बीज चारा हैसरघट्टा, नाम से ही लग रहा है जैसे कि कुछ घास को काटा जा रहा हो, तो चारा बीज उत्पादन फार्म हैसरघट्टा। विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान शाला अल्मोड़ा। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है। केंद्रीय कृषि सेंट्रल कृषि अनुसंधान कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। इसको हम दिल्ली मार देते हैं, तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान का है पोर्ट ब्लेयर। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में। जैव उर्वरक मतलब कि बायो फर्टिलाइजर। डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी पुणे में है। डिसीज तो बीमारी से रिलेटेड है। देखिए अक्सर जो है जितना फार्मा की कंपनियां हैं, लैब हैं, बायोटेक से रिलेटेड अक्सर जो है पुणे मिलते हैं, तो डिसीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी भी पुणे में है। जैव उर्वरक की जहाँ बात है तो देखिए बायो फर्टिलाइजर गाजियाबाद में है। गाजियाबाद में भी काफ़ी फैक्ट्रीज और बायो फर्टिलाइजर से रिलेटेड चीज़ें फेमस है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कोलकाता। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तो पशु स्वास्थ्य से रिलेटेड कहाँ है? कोलकाता में है। चिकित्सा अगर देखेंगे इलाज करना है तो बेंगलुरु में है। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में है। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी में है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गम संस्थान रांची में है। तो रेजिन और गम एक बार लगेगा कि ये कहीं साउथ में हो सकता है, केरल में, लेकिन देखिए रेजिन एवं गम संस्थान रांची में, रांची झारखंड में। पटसन हमको पता था, जूट पटसन कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में, तो कोलकाता में है। पशु की चिकित्सा करना असम गुवाहाटी। चिकित्सा के लिए देखिए अच्छी जगह पे थोड़ा नेचुरल ब्यूटी में जाना है तो पशुओं को भी गुवाहाटी। पशु स्वास्थ्य जालंधर से रिलेटेड है, वहाँ पे देखिए दूध दही छाछ ये सब का, तो पशु स्वस्थ होंगे तो अच्छे क्वालिटी का हमको दूध दही ये सब मिलेगा। पशु चिकित्सा और जीव संस्थान बेंगलुरु। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कोलकाता। तो इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट कर करके हमको याद रखना होगा। एक बार लग रहा है कि क्या ही मतलब है इसको पढ़ने का, लेकिन क्वेश्चन में ना कभी आ जाता है चावल शोध संस्थान, तो हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉफी अनुसंधान, तो हमको लगता है कि केंद्रीय कॉफी है कि ओनली कॉफी है। केंद्रीय होगा तो कुर्ग होगा, लेकिन कॉफी होगा तो चिकमंगलुरु होगा।
और उर्वरक वाला काफी बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा चारा वाला कई बार पूछा जा चुका है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान मोस्ट ऑफ द टाइम दिल्ली में आते हैं, इसको इसलिए मैंने स्टार लगाया। यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है ये। पशुओं से रिलेटेड तो उतना नहीं आता। जैव उर्वरक, फर्टिलाइजर, चाय, तंबाकू, मसाला कुची हमको पता है, तंबाकू गुंटूर है, रबर कोट्टायम है, दलहन आ चुका है कई बार प्रश्नों में, चावल अनुसंधान हमेशा आता है, और आजकल मक्का, गेहूं, ये सब महत्वपूर्ण है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन यानी कि कृषि जलवायु प्रदेश। कृषि जलवायु प्रदेश क्या होते हैं और उसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है। तो ये होते हैं, देखिए, वर्षा, तापमान, मिट्टी, इससे संबंधित विशेषताओं के आधार पर इस क्षेत्र में अपनाई जा सकने वाली कृषि पद्धति एवं क्षेत्र विशेष की पर्यावरणीय समस्याओं को शामिल किया गया है तथा उसके लिए विभिन्न प्रकार की विकास रणनीतियां बनाई जाती हैं। इन आधारों पर भारतीय जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया? देखिए 15 बृहद भागों में बांटा गया है। तो इसमें कौन कौन से हैं? पश्चिमी हिमालय, देखिए हिमालय वाला जो रेंज है हमारा, मान लीजिए एक रफ, ये अगर इंडिया है तो हिमालय वाला जो रेंज है पूरा अपना, हिमालय वाले रेंज में वेस्टर्न हिमालय आता है और ईस्टर्न हिमालय आता है। तो इसको तो पार्ट में बांट लिया हम लोग, वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। उसका नीचे उतरेंगे तो गंगा का मैदान आएगा। तो गंगा के मैदान को भी ना कुछ भागों में बांटते हैं। कैसे? निम्न गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान और ट्रांस गंगा का मैदान। तो पहले हम हिमालय से शुरू किए, फिर हम आ जाते हैं गैंगटिक प्लेन में। तो गैंगटिक में हमने देखा कि निम्न गंगा, मध्य गंगा, ऊपरी गंगा, ट्रांस गंगा, इतना हो गया। अब आ जाइए प्रायद्वीपीय पठार में। तो प्रायद्वीपीय वाले रेंज में भी हमको ईस्ट मिलेगा, वेस्ट मिलेगा और मध्य मिलेगा। तो पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र, मध्य पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी पहाड़ एवं पठारी क्षेत्र, मतलब पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र। तो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ हम जाते जाएंगे, क्रम से याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। दक्षिणी पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र, 4 तो इसी में हो गए, ईस्ट, वेस्ट, मिडिल और दक्षिणी। फिर आ जाइए मैदान में। तो देखिए पूर्वी तटीय, ये जो हमारा कोस्टल रीजन है, ये वाला तो ये पूर्वी तटीय हो गया। फिर पश्चिमी तटीय हो गया, पश्चिमी तटीय मैदान और पश्चिमी घाट। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, तो शुष्क प्रदेश में हम देखते हैं ये वाला है गुजरात वाला रीजन, गुजरात का मैदानी एवं पहाड़ी भाग। पश्चिमी मरुभूमि क्षेत्र आ जाएगा ये। और द्वीपीय प्रदेश फिर क्या होते हैं? अंडमान निकोबार और आपका लक्षद्वीप, ये द्वीपीय प्रदेश हो गया। तो हमने कितने भागों में बांटा? 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा है। यह क्या है? 15 है। क्या है ये? एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, मतलब कृषि जलवायु क्षेत्र है। किस तरह की कृषि कैसी होगी ये इस पर डिपेंड करता है। हमने देखा वर्षा, तापमान, भूमि, उसकी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। इस तरीके से इनको बांटा गया है। तो मिट्टी की उर्वरता, वर्तमान कृषि पद्धति का विश्लेषण करने के लिए इसके अनुसार हम नीति बना सकते हैं। एक बार और रिवाइज करेंगे, फटाक से देख लेते हैं। हिमालय था, हमने देखा हिमालय में 2 तरह का है, ईस्ट पूर्वी हिमालय क्षेत्र, वेस्ट हिमालय क्षेत्र। फिर आते हैं गंगा के मैदान में। तो गंगा के मैदान में भी हमको कई तरह के गंगा के मैदान मिले थे। कौन कौन से मिले थे? निम्न, सेकंड नंबर कहाँ गया, थर्ड नंबर, ये गंगा का निचला भाग, मतलब गंगा नदी बह रही है ऊपर से नीचे, तो जहाँ पे गिर रही है तो हो गया निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, निम्न गंगा का मैदान ये हो गया। मध्य गंगा का मैदान ये हो गया। ऊपरी गंगा का मैदान, तो ऊपर से नीचे की और नदी बहेगी ना, यहाँ से गंगोत्री से निकली है, बहते बहते यहाँ गिर जाएगी। तो यहाँ पे ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निचला गंगा का मैदान, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम प्रायद्वीपीय में आ गए थे। ठीक है, प्रायद्वीपीय में हमने देखा था कि ईस्ट प्रायद्वीपीय, वेस्ट प्रायद्वीपीय, मिडिल प्रायद्वीपीय और साउथ, मतलब कि ये। तो दक्षिणी पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र, आपका पश्चिमी पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र, पूर्वी पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र और मध्य आपका पठार, मध्य, ये इतना कर लिया था हमने। उसके बाद तटीय मैदान में देखा तो पूर्वी तटीय पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी तटीय पहाड़ी क्षेत्र और इसके साथ ही आपका ये शुष्क क्षेत्र, ये दोनों शुष्क हैं, गुजरात, राजस्थान। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, गुजराती मैदान और पहाड़, और साथ में द्वीपीय क्षेत्र। तो ऐसे करके जब मैप याद रहेगा तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। भूमि सुधार बहुत डिटेल से इकोनॉमी वाले सेक्शन में कराया है। तो भूमि सुधार हम जानते हैं कि अंग्रेजों के समय से जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सब व्यवस्था चली आ रही थी। वैसे भी अंग्रेजों को तो कोई मतलब था नहीं, उन्हें शोषण करना था और ज्यादा से ज्यादा राजस्व लेना था। तो एक मीडिएटर बना दिए जमींदार को, जो किसानों से लूट करके इनको ला करके देते, और इन्हें भूमि के सुधार से कोई मतलब नहीं था। बाद में जब भारत स्वतंत्र होता है तो हदबंदी, मतलब अधिकतम सीमा निर्धारित की गई कि भाई जो अतिरिक्त भूमि किसी के पास है तो उसको वितरण कर दो, पुनर्वितरण कर दो। तो हदबंदी हो गया, चकबंदी हो गया,
चकबंदी, चकबंदी मतलब छोटे छोटे हिस्से में बहुत दूर दूर ऐसे फैले हुए थे खेत, तो उसको मिला करके एक चक में बनाना ताकि जोतों के आकारों को छोटा होने से रोका जा सके और पूरी भूमि को इकट्ठा करके एक बड़ी जोत तैयार की जा सके। तो सहकारी कृषि पे बल दिया गया। हदबंदी, चकबंदी भूमि सुधार के लिए, फिर काश्तकारी सुधार किए गए। इसके माध्यम से किसानों को जोत का अधिकार प्रदान करने के लिए जमींदारों के अत्याचार से रक्षा करने का अधिकार दिया गया। जो इकोनॉमी वाला चैप्टर पढ़ लिए होंगे भूमि सुधार वाला, उनको काफी आसान लग रहा होगा। वर्ष 1950 से 53 के दौरान पूरे देश में जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया। 2 करोड़ कृषकों को काश्तकारी अधिकार और 1 करोड़ कृषकों को भूमि स्वामित्व का अधिकार दिया गया। लेकिन ये सब ओरल सेटलमेंट था, पूरे तरीके से लागू नहीं किया गया। फिर 1960 में देखिए भूदान आंदोलन चलता है। भूदान आंदोलन में आंदोलन और प्रशासन के बीच में तालमेल नहीं होने के कारण जो दान की गई भूमि थी वो अभी तक दानकर्ताओं के पास ही है। दान तो कर दी गई लेकिन वो अभी तक उन्हीं के पास है। तो इस प्रकार से अनेक मामलों में जिनको भूमि दी गई थी भूमि लेने के लिए नहीं आए क्योंकि उनके पास पूंजी का अभाव था। और यही कारण है कि हमारे देश में भूमि का अत्यधिक असमान वितरण है। 1 हेक्टेयर से कम भूमि रखने वाले जो हमारे लगभग 60% मतलब 57.8% सीमांत कृषकों के पास 13.4% भूमि है, जबकि 5 हेक्टेयर से अधिक जोत रखने वाले मात्र 2% है, परंतु उनके पास कुल भूमि का 20% भाग है। इसलिए भूमि सुधार को गरीबी निवारण और 20 सूत्रीय कार्यक्रम का अंग बनाया गया था। इस संदर्भ में 1994 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जिन भूमिहीन और सीमांत किसानों को भूमि प्रदान की जाए उन्हें प्रति हेक्टेयर 2,500 रुपये भी प्रदान किया जाए, जिससे कि वे कृषि भूमि का विकास कर सके। तो चकबंदी भी मुख्यतः उन्हीं क्षेत्रों में संभव है जहाँ पे संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध होती है। चकबंदी का 80% क्रियान्वयन हरित क्रांति प्रदेशों में ही हो पाया। अन्य प्रदेशों में चकबंदी उचित रूप से लागू नहीं हो पाया। बाढ़, सूखा, भूमि की उर्वरता विषमता समस्याएं इतनी ज्यादा थी कि चकबंदी, देखिए हमारे पास ज्यादा उपजाऊ भूमि है और सामने वाला हमको कह रहा है कि आओ बदल लेते हैं, इधर ऐसे टुकड़े टुकड़े बटा हुआ है, एक चक बनाना है। तो व्यक्ति के मन में ये आता है ना कि हमारे पास तो ज्यादा उपजाऊ भूमि है, हम उसको ऊसर भूमि से क्यों बदलें, या फिर हमारी चीज को हम दूसरों से क्यों एक्सचेंज करें। तो ऐसी स्थिति में उचित रूप से ये लागू नहीं हो पाया। और भूमि भी अलग अलग थी, भौगोलिक अवस्था उनकी अलग अलग थी। काश्तकारी सुधार भी देखते हैं बहुत कम राज्यों में हो पाया। वेस्ट बंगाल ने तो इसके लिए कानून भी बनाया था, जोत का अधिकार भी दिया, तब भी भूस्वामी स्वयं खेती नहीं करने लगे, मतलब भूस्वामी जो है जब तक खेती न करने लगे। तो इस कानून में कुल उत्पादन का 10वां भाग काश्तकार को, 6वां भाग भूस्वामी को मिलने का प्रावधान था। भूमिहीनों व काश्तकारी सुधार की समस्या इस कारण भी बनी हुई है क्योंकि जो खेती नहीं करते, जिन्होंने अन्य कोई वैकल्पिक व्यवसाय अपना लिया है, वही भूमि पर अधिकार छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो सबको भूमि चाहिए लेकिन काम किसी को नहीं करना है, खेती नहीं करना है। तो बिना खेती किए भी छोटा छोटा जोत रखे हैं, इसलिए ऐसा होता है। ये जो प्रमुख मसालों के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं, हालांकि तो यही रहते हैं लगभग, लेकिन फिर भी इसमें करंट से इसको रिलेट करना पड़ेगा। केसर, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, क्योंकि कार्डेमम पहाड़ी ही ऑलरेडी बना हुआ है और सभी मोस्टली देखेंगे तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु वाले रीजन में ही आता है। केसर को कश्मीर से तो पता ही हमेशा रहेगा। इलायची में आपका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु है। अदरक में MP, कर्नाटक, असम है। हल्दी वाला जो है वो तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। मिर्च भी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। धनिया मध्य प्रदेश, राजस्थान। जीरा राजस्थान, गुजरात, MP। लौंग तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट निकालती है, ये भी हमको करंट से अपडेट करना पड़ेगा। उसी तरीके से प्रमुख फलों के जो शीर्ष उत्पादक राज्य होते हैं, आम में तो उत्तर प्रदेश ही है, केला आंध्र प्रदेश, अंगूर महाराष्ट्र, अमरूद उत्तर प्रदेश, लीची के लिए बिहार, झारखंड ज्यादा फेमस है, काजू महाराष्ट्र, आंवला उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ जो है आंवला का पूरा हब है, पपीता आंध्र प्रदेश, अनानास पश्चिम बंगाल, नारियल केरल। नारियल में हम अभी फर्स्ट रैंक लाए हैं उत्पादन में। सपोटा गुजरात, अनार महाराष्ट्र, अखरोट जम्मू कश्मीर का है, संतरा आंध्र प्रदेश, नींबू वर्ग जितने हैं गुजरात, सेब जम्मू कश्मीर, स्ट्रॉबेरी हरियाणा, खरबूजा और तरबूजा उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति देखते हैं। हरित क्रांति क्या है? उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई पर आधारित कृषि उत्पादन की एक नवीन प्रक्रिया थी जिसके द्वारा भारतीय कृषि में गत्यात्मक परिवर्तन लाने के प्रयास किए गए। इसलिए इसे बीज उर्वरक सिंचाई प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीज उर्वरक सिंचाई प्रौद्योगिकी। इसका श्रेय वैश्विक संदर्भ में अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बॉरलॉग तथा भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। वस्तुतः 1966 के सूखे के बाद भारत में कृषि विकास की नई पद्धति अनिवार्य हो गई। यद्यपि इस दिशा में थोड़ी बहुत प्रयोग पहले से किए जा रहे थे, परंतु 66-67 पंजाब हरियाणा में नई कृषि पद्धति को पूर्णतः अपना लिया गया। इससे क्या हुआ? कृषि उत्पादन और कृषि उत्पादकता में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। जहां 1951 से 61 के दशक में कुल उत्पादन वृद्धि 17 मिलियन टन थी, वहीं 66 से 76 के दशक में ये 49 मिलियन टन तक रह गई। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खाद्यान्न क्षेत्र में ये प्रयास किया गया था हरित क्रांति का। तो इसमें अर्नेस्ट बॉरलॉग और MS स्वामीनाथन को श्रेय दिया जाता है। तो इसमें देखिए कौन कौन सी तकनीक अपनाई गई थी। विज्ञान आधारित तकनीक,
सेवाओं का विशेष पैकेज और सार्वजनिक नीति का विशेष पैकेज। टेक्नोलॉजी, सेवा का विशेष पैकेज और सार्वजनिक नीति का विशेष पैकेज। तो कृषि की अनिश्चितता में कमी लाना, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, ये हरित क्रांति के काफी महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं कि भाई आलोचना इससे नुकसान भी हुआ है, कुछ क्या नुकसान हुआ। तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि जो हरित क्रांति थी वो भारत खाद्यान्न उत्पादन इसमें आत्मनिर्भर हो जाता है, खाद्य सुरक्षा सबको मिल जाती है, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति और निर्यात करने में भी ये समर्थ हुआ। लेकिन कुछ इसके नकारात्मक परिणाम भी हुए। तो नकारात्मक परिणाम क्या हुए? ये मेनली अवैज्ञानिकता का परिणाम था, जिससे कि क्या समस्या उत्पन्न हुई। तो हरित क्रांति के कारण जो अंतर प्रादेशिक और अंतर प्रादेशिक विषमता उत्पन्न हो गई। जैसे कि पंजाब हरियाणा में तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप विकसित क्षेत्र में परिवर्तित हो गए, लेकिन अन्य राज्य जैसे कि बिहार हो गए, उड़ीसा हो गए, जैसे राज्य क्या हो गए, पिछड़ के रह गए। सिंचित व असिंचित क्षेत्रों में उत्पादकता में अंतर होने के कारण कृषकों के बीच में क्या हुआ, तनाव बढ़ने लगा। कुछ राज्य ग्रोथ कर रहे हैं और कुछ राज्य पिछड़े रह जा रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, असमानता आ गई। असमानता होने के कारण दिक्कत होने लगी। साथ ही हरित क्रांति का मुख्य लाभ बड़े किसानों को ही मिल पाया, छोटे किसान तो इससे वंचित ही रह गए। तो बड़े किसान जो है ज्यादा लाभ ले लिया और छोटे किसान वंचित रह गए। सभी फसलें इससे लाभान्वित नहीं हो पाई। इसका प्रमुख लाभ जो है गेहूं चावल, मतलब गेहूं चावल पे जो ज्यादा लोग फोकस कर रहे थे। दलहन तिलहन और नकदी फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के संदर्भ में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई। हरित क्रांति के प्रदेशों में मिट्टी में लवणता, क्षारीयता की समस्या, नाइट्रोजन विषाक्तता की समस्या, जल स्तर कम हो गया और अन्य पारिस्थितिकी समस्याएं भी आई। तो एक तो असमानता बढ़ गई, कुछ राज्य डेवलप किए, कुछ पीछे ही रह गए, कृषकों के बीच में तनाव हो गया। और केवल गेहूं चावल में ज्यादा फोकस होने के कारण दलहन तिलहन और जो नकदी फसलें थी, मिलेट्स वगैरह थे, वो उतना ग्रोथ नहीं कर पाए। लवणता क्षारीयता होने के कारण भूमि की भी क्या हुई, जो उर्वर क्षमता है वो थोड़ी कम हो गई। तो इसका द्वितीय चरण देखिए, वर्ष 1987 में सूखे के प्रभाव और खाद्य पदार्थों के उत्पादन की कमी जैसे कारक को ध्यान में रखते हुए 7वीं पंचवर्षीय योजना का पुनर्मूल्यांकन किया गया। सूखा पड़ा 1987 में, सूखे का प्रभाव देखा गया और खाद्य उत्पादन में कमी हो रही थी। तो फिर से इसका क्या किया गया, पुनर्मूल्यांकन की दूसरे चरण की आवश्यकता है। तो इस कार्य के लिए 14 राज्यों के 169 जिलों को चुना गया था। 14 राज्यों के 169 जिलों को चुना गया। इसमें वे जिले चुने गए जिसमें कि पहले से ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन कृषि विकास का गत्यात्मक प्रयास नहीं हुआ था। द्वितीय चरण में सर्वाधिक प्राथमिकता हरित क्रांति के विस्तरण चरणों को दी गई, अर्थात हरित क्रांति के प्रभाव को पूर्वी भारत, पठारी भारत, तटवर्ती भारत में फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। जो पोर्शन उस समय छूट गए थे उसको कवर करने का प्रयास किया गया, जैसे कि पूर्वी भारत को, पठारी भारत को, तटवर्ती भारत को इन्वॉल्व किया गया। और 169 देखिए कि 169 जिलों से 109 जिलों को चावल की खेती हेतु प्राथमिकता दी गई, क्योंकि पूर्वी भारत और तटवर्ती भारत इसके लिए अनुकूल था और चावल में संकर बीज भी उपलब्ध थे। तो इस संदर्भ में केवल किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता थी। और तीसरी विशेषता यह थी कि तिलहन और दलहन में वृद्धि, इसके लिए पठारी भागों को प्राथमिकता दी गई। तो कुल मिलाकर के जो गलतियां पहले हो चुकी थी उसको सुधारने का प्रयास किया गया। तो हरित क्रांति के द्वितीय चरण में किस किस बिंदु पर बल दिया गया, तो सिंचाई के लिए भूमिगत जल के प्रयोग, संकर बीज और उर्वरक के छोटे छोटे पैकेटों की उपलब्धता और कीटनाशकों पर उत्पाद कर में छूट, इतनी चीजों पे ध्यान दिया गया। तो द्वितीय चरण में हम देखते हैं कि पहली बार कीटनाशकों के प्रयोग पर बल दिया गया ताकि उत्पादकता को और बढ़ाया जा सके। तो कीट पतंगों की समस्या अधिक थी जहां जहां उष्ण और आर्द्र जलवायु क्षेत्र था। तो द्वितीय चरण जो है अधिक वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण है और इसे प्रथम क्रांति से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के साथ साथ समस्या उत्पन्न ही न होने देना ध्यान में रखा गया। तो सिंचाई के लिए भूमिगत जल का प्रयोग, संकर बीज, उर्वरकों के छोटे छोटे पैकेट की उपलब्धता और कीटनाशकों पर उत्पाद कर में छूट, ये सब जो है सेकंड जो 1987 के बाद चालू किया गया। द्वितीय हरित क्रांति या सदाबहार हरित क्रांति देखते हैं। इसकी अवधारणा कृषि के पोषणीय विकास को ध्यान में रखकर विकसित की गई है। कृषि उत्पादन में लंबे समय तक निरंतर वृद्धि हो सके और देश में बढ़ रही जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम ने हरित क्रांति की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया था। और इस हरित क्रांति में मिट्टी से लेकर के विपणन तक के सभी पक्षों का समावेश किया जाना था। किसानों पर राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष व प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने भी व्याख्यान में विचार व्यक्त किए। तो सदाबहार हरित क्रांति एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की ओर बढ़ने की आवश्यकता थी ताकि देश में वर्तमान खाद्य उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो हम लोगों को किस किस चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। मृदा स्वास्थ्य की सॉइल हेल्थ कार्ड हम देखते हैं कि मिलता है कि हमारी मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, उसमें कंपोस्ट खाद या जैविक खाद की कितनी मात्रा की आवश्यकता है। तो मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जैविक व भौतिक सूक्ष्म तत्वों को उपलब्ध कराना आवश्यक है। वर्षा पर आधारित क्षेत्रों जहां भी सिंचाई व्यवस्था का अभाव है वहां टिकाऊ और जल संरक्षण प्रणाली विकसित किए जाने की आवश्यकता है। वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, संस्थागत समस्या जिसमें कि भूमि सुधार जैसे चकबंदी, हदबंदी, ये सब हम लोगों ने देखा, काश्तकारी सुधार और ऋण सुधारों के भी क्षेत्र में सकारात्मक पहल करना पड़ेगा। लघु और सीमांत किसानों के लिए उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ
खेतों के बाहर वैकल्पिक रोजगार देने का भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, जिसमें कि मनरेगा जैसे रोजगार कार्यक्रम शामिल है। लघु किसान परिवारों को समुचित आर्थिक शक्ति प्रदान करने के लिए लघु खेत प्रबंधन की आवश्यकता होती है, ताकि छोटे कृषि क्षेत्र के बावजूद अधिक आर्थिक लाभ प्रदान कर सकें और कम निवेश से अधिक आय प्राप्ति हेतु नवीन पद्धतियों का उपयोग कर सकें। तो किसान क्रेडिट कार्ड, किसान बीमा योजना इस उद्देश्य से इनके लिए सहायक हो सकता है। चूंकि कृषि के में उत्पादन लागत बढ़ने की प्रवृत्ति है, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की आवश्यकता है। एमएसपी प्राइस को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब कि संविदा कृषि, कृषि आर्थिक क्षेत्र महत्वपूर्ण प्रयास हो सकते हैं। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने ये सब चीजें हमको सजेस्ट की, व्याख्यान दिया और उसमें प्रयोगशाला से खेत तक मतलब लैब टू लैंड, देखिए टर्म्स जो है कहीं यूज करने लायक है। लैब टू लैंड, लैब से लैंड मतलब कि केवल प्रयोगात्मक तौर पे ही नहीं बल्कि उसको व्यवहारिक तौर पे भी उतारा जा सके और जो 140 करोड़ की जनसंख्या है खाद्यान्न वृद्धि को प्रोत्साहन मिले। स्पष्ट है कि राजनीतिक, प्रशासनिक, तकनीकी तीनों स्तर पर अगर हम देखें तो दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए द्वितीय हरित क्रांति की ओर पहल की गई, जिसे सदाबहार हरित क्रांति एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया जा रहा है। इसमें कृषि जलवायु प्रदेश को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में कृषि व कृषि विविधीकरण लाने पर बल दिया गया है। मेगा फूड पार्क क्या होते हैं? तो यह योजना किसानों के प्रसंस्करणकर्ताओं तथा खुदरा विक्रेताओं के साथ लाकर कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ने की क्रियाविधि है। इसमें अधिकतम मूल्यवर्धन, न्यूनतम अपव्यय के साथ साथ किसानों की आय व ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार अवसरों में वृद्धि की जा सके। भारत में देखते हैं कि वर्तमान में 39 मेगा फूड पार्कों की स्थापना की गई, जिसमें से कि 22 मेगा फूड पार्क क्रियाशील है एवं शेष निर्माणाधीन है। इन मेगा फूड पार्कों के पूरा होने पर संबंधित राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिलाने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देखिए 1 जुलाई 2015 से प्रारंभ की गई थी। इसमें त्वरित सिंचाई कार्यक्रम, समन्वित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम, खेत में जल प्रबंधन को समन्वित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? समुचित प्रौद्योगिकी और पद्धति के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग। ये था ना कि ईच क्रॉप मोर क्या ईच क्रॉप ईच ड्रॉप मोर क्रॉप मतलब कि कम से कम जो है सिंचाई से हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें। तो कृषि सिंचाई योजना जो है ये लागू की थी 1 जुलाई 2015 को और खेत में जल प्रबंधन और ये सब चीज़ को समन्वित कर दिया गया। एग्री पोर्टल क्या है? देखिए किसानों को कृषि प्रणाली, उर्वरकों की गुणवत्ता और मृदा स्वास्थ्य कार्ड आदि में सहायता करने के लिए एग्री पोर्टल ही बनाए गए। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय की योजना है। इसमें कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के विकास हेतु संपदा योजना जो थी, स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स मतलब स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की गई और 2017 में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति ने इस योजना का नाम क्या कर दिया? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो संपदा योजना में देखिए इसमें 7 अवयव थे मुख्य रूप से। मेगा फूड पार्क्स बनाने का, समन्वित कोल्ड चेन एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना, कृषि प्रसंस्करण संकुलों की अवसंरचना। मेन ये है कि अगर मान लीजिए किसान ने अपने खेत में किसी चीज़ का उपज किया, तो उपज करने के बाद उसको कितने दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। तो इसमें हमको प्रसंस्करण की आवश्यकता तो होगी ही होगी। फूड प्रोसेसिंग, फिर कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है, फूड प्रोसेसिंग की आवश्यकता है, कृषि प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता का आश्वासन, मानव संसाधन एवं संस्थाएं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस मतलब पूर्वगामी और अग्रगामी संपर्कों का निर्माण। तो ये सब 7 अवयव थे उसकी कृषि संपदा योजना के। कुल मिलाकर के इसमें हमको पहले से ही जो योजना चली आ रही थी उसको और ज़्यादा इनहेंस किया गया और इसको और ज़्यादा नवीनीकृत किया गया। ई राष्ट्रीय बाजार, ई नाम क्या होता है? कृषि विपणन में जो मध्यस्थ मीडिएटर की भूमिका थी उसको कम करने के लिए 2016 में ई नाम चलाया गया था। राष्ट्रीय कृषि बाजार का शुभारंभ किया गया। इसमें क्या होता था कि मंडी तक जो लाया जाता था सामान, तो उसमें सभी लेन देन क्या है इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन होने से मीडिएटर वैसे ही बीच से हट जाते हैं। तो ई नाम था। पूर्वोत्तर भारत पर विशेष ध्यान दिया गया। पूर्वोत्तर भारत में जो भी था जलवायु परिस्थिति और वहाँ पे अलग है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में इसको लागू किया गया। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के साथ साथ थोड़ा टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है ना, उसको ई नाम के माध्यम से पहुँच वहाँ तक सुनिश्चित करना। नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस मतलब नामा, गैर कृषिगत बाजार पहुँचे, जैसे कि विश्व व्यापार संगठन के ऐसे प्रावधान है जो कि सदस्य
देशों के बाजारों में गैर कृषिगत उत्पादों की पहुंच को स्थापित करने से जुड़े हुए हैं। तो कृषि के साथ साथ गैर कृषि बाजार पहुंच को भी बढ़ाना। दोहा मंत्री स्तरीय वार्ता हुई थी। देखिए, नामा पर वार्ता करने वाले दल की स्थापना की गई थी। किसान कॉल सेंटर सबको पता है, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक ये उपलब्ध होता है। इसमें कोई भी अपनी जो क्वेरीज है उसका समाधान किया जा सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देखिए केंद्र सरकार ने 13 जनवरी 2016 को एक नई फसल बीमा योजना की मंजूरी प्रदान की थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की खरीफ फसल है तो 2% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा और रबी है तो 1.5% प्रीमियम का भुगतान। इसके अलावा जो बागवानी वाणिज्यिक है उसे 5% प्रीमियम का भुगतान है। सरकारी सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। अगर बचा हुआ प्रीमियम है और 90% से कम है तो ये सरकार की तरफ वहन किया जाएगा। नई यूरिया नीति भी लाई गई थी। अधिकतम खुदरा मूल्य उसका निर्धारण किया गया। फीड स्टॉक के बारे में किसानों तक पहुंच सुनिश्चित किया गया। पीएम आशा, देखिए पीएम आशा एक बार आया था तो आशा हेल्थ वर्कर की तरफ नहीं जाना है, ये एक और आशा है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो दलहन तिलहन की किसानों को न्यूनतम मूल्य दिया जाए, क्योंकि हम अभी तक धान और गेहूं के ही भरोसे बैठे हुए हैं, तो हमको दलहन तिलहन में भी न्यूनतम अभी देखिए दलहन आत्मनिर्भर भारत के वो चल रहा है। दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए वर्तमान जो बजट आया है उसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, तो इसमें देखा जाएगा प्रति किसान जो कि लघु एवं सीमांत किसान है उनको 3 समान किश्तों में एक वर्ष में 6,000 रुपए की नगद सहायता प्रदान करने का प्रावधान था। सभी किसानों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। डीबीटी के माध्यम से खाते में डाला जाता है। 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। मानधन योजना में 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन का प्रावधान। इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु इंपॉर्टेंट थी और इसमें आपको थोड़ा सा वो भी करना पड़ेगा आपको, जैसे कि 18 वर्ष की आयु तक आपको 55 रुपये प्रति माह और 40 वर्ष की आयु के कृषकों को 200 रुपये प्रति माह का प्रीमियम देना होगा। कृषि निर्यात नीति, देखिए 2018 कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसमें ध्यान बहुत सारी चीज़ों पर दिया गया, जैसे आधुनिकीकरण, मानकीकरण, नियमों को सुव्यवस्थित करना, कृषि संकट को जो बचाना है हमको। इससे महत्वपूर्ण निर्णय भी बहुत सारे लिए गए थे, जिसमें कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए चाय, कॉफी, चावल जैसे जो उत्पाद है उसको प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए गए हैं। मतलब दलहन तिलहन इन सब के अलावा भी जो बागवानी से रिलेटेड है अन्य कुछ फसल है उसके लिए भी प्रयास किया गया। मधुमक्खी पालन विकास समिति रिपोर्ट, तो 2019 में देखते हैं मधुमक्खी पालन विकास समिति ने अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसका उद्देश्य भारत में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देने के लिए नई विधियों की पहचान करना है। तो इस महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, शहद उत्पादन में हम अच्छा खासा स्थान रखते हैं। तो भारत मुख्यतः यूएसए, सऊदी अरब, यूएई, कनाडा, कतर आदि देशों को शहद का निर्यात करता है। तो इस तरीके से कृषि वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण था, एक एक लाइन पढ़ के हमने कवर किया ताकि कुछ भी ऐसा ना लगे कि छूट गया हो, या कहीं मेंस में, प्रीलिम्स में या इंटरव्यू में कुछ पूछा जाता है। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए भी ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइएगा अगर अच्छा लगे तो, और भी जो आपको लगता है कि इसमें और इंक्लूड करना चाहिए या छूट गया है उसका ज़रूर उल्लेख करिए। तो सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।